आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। और आज के इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं ज्योग्राफी के मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देख ही रहे होंगे आप लोग, तो कीजिएगा प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत सिंपल है और ये समझिए कि अब जीरो लेवल मतलब इजी से इजी प्रश्न आपका हो चुका है। नॉन निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। ऐसे ही करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। कैसे? सिंपल बन चुके हैं आपके सारे प्रश्न। अब आपके लिए इतने आसान बन गए हैं दोस्तों कि आप यूं चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। कहा जाता है ना, पल भर में आप प्रश्नों को अब कर पाएंगे। थर्ड नंबर देखिए, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए इजी। इसका सारा प्रश्न आपके लिए आसान बन चुका है। आसान इसलिए नहीं क्योंकि आसान प्रश्न है, आसान इसलिए है बल्कि आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो किसने कहा मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो थर्ड का आपका ऑप्शन डी, एलएनसी सैंपल। चलिए, एलएनसी सैंपल आपके सही जवाब हो जाएंगे। तनीषा कश्यप जुड़ चुके हैं स्टूडेंट हमारे, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर में जुड़ चुके हैं आप लोग। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपका देख रहा हूं कैसे आप लोग प्रश्नों को कर रहे हो, ठीक है। तो पहला थर्ड प्रश्न आपने किया एलएनसी सैंपल। 4 नंबर देखिएगा, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र का उपक्षेत्र है? सॉरी, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, मतलब कौन से क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है? तो इसका हो जाएगा विजेता मौर्य करें, मैं भी आ गया हूं, चलिए कोई बात नहीं। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के जो आपका है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है मित्र। तो 4 का आप लोग डी याद रखिएगा, राजनीतिक भूगोल। वाह गजब, सर और चैनल पर देख रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं, सब मिल रहा है इसमें, सब याद है। चलिए, क्या हमें पता नहीं चला आप क्या बोल रहे हैं? अच्छे से लिखिए। अगला देखिएगा 5 नंबर। अरे ज्यादा पढ़ना नहीं है अब जी, जितना आपने पढ़ रखा बस उसको रिवाइज कर लीजिए ना, आपके लिए इनफ है। 5 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है दोस्त? ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्लियर, ऑप्शन देखना नहीं है दोस्त, डायरेक्ट अपने मन में आंसर आ जाना चाहिए। 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रश्न देखिएगा, सिद्धू तिवारी जी हैं, नहीं सॉरी सुधा तिवारी जी, विकास राज, नेहा कुमारी, विकी कुमार। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो 6 का आपका ऑप्शन ही हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं। जहां पे शैक्षणिक सुविधाएं रहेगी मित्रों, वहां पे हम लोग वहां से हम लोग प्रतिकर्ष करना नहीं चाहेंगे, मतलब हम लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। अपकर्ष कारक, ये आपका अपकर्ष कारक बन जाता है। बेरोजगारी आपके प्रतिकर्ष कारक है, महामारियां और जलाभाव। क्लियर, हम लोग देखेंगे 7 नंबर को, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किसका? किस महादेश का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में? अब मैंने आप लोग को ज्योग्राफी का 12-13 प्रश्न कराया था, 15 प्रश्न। एक वीडियो में मैंने आपको 15 प्रश्न कराया है ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव, जिसमें से मैंने आपको बोला है कि इसमें से आपको 5 से 6 प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग उसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बहुत ज्यादा ये हमसे पूछे जाने वाला सवाल में ये सवाल है कि हाँ कब से सब्जेक्टिव होगा। तो अब तो इसका कोई टाइमिंग निर्धारित है नहीं, लेकिन अभी आपको जो मैंने कराया है उसको आपको ध्यान देना होगा। देखते हैं 8 नंबर को, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 1650 से क्यों पूछा जाता भाई? क्योंकि उस टाइम 55 करोड़ जनसंख्या थी, याद रखिएगा। तो 1650 महामैराथन क्लास कब होगा गुरुजी? वो तो करवाएंगे, अभी तो थोड़ा सेट करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। तो 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी 15 करोड़, याद रखिएगा। और अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कार्यशील आयु वर्ग किसे कहा जाता है? सारे प्रश्न आपको आसान लगने चाहिए। आसान इसलिए नहीं कि आसान प्रश्न आसान है, आसान इसलिए ताकि आपने अच्छे से पढ़ा, ये होना चाहिए, ये आपके अंतर्गत लगना चाहिए। नवीन कैनोडिया जी 9 का डी आपने कहा, 15 से 59 वर्ष। मजा आ रहा है ना सभी को? आसान आसान प्रश्न लग रहे हैं ना? जब आपको प्रश्न याद हो जाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला विश्व में आपका कौन सा देश है? तो 10 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा लैटविया। लैटविया में क्या है? तो लिंगानुपात यहाँ की सर्वाधिक ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है अंकित भाई, याद रखना है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? 11 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग,
बहुत इजी है सर। नेहा कुमारी इजी नहीं है। आप इसी प्रश्न को जब मॉडल सेट आपका जारी किया गया था ना, उस टाइम इतने ज्यादा यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इतने ज्यादा कमेंट्स आए कि मॉडल सेट का सॉल्यूशन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन, और आज देखिए वही मॉडल सेट आपके लिए आसान बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपने इसे याद करा, आपने इसका प्रैक्टिस करा। तो बिल्कुल यही होता है, जब आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रश्न आपको अपरूपी आसान लगने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो कोई बोले ना, जैसे बहुत सारे हम स्टूडेंट का देखे हैं, एग्जाम देकर आते हैं और कहते हैं ना कि प्रश्न तो बहुत आसान आसान पूछा था। अरे प्रश्न आसान नहीं पूछा था दोस्त, आपने तैयारी कर रखा था अच्छे से। वही प्रश्न आप जाकर पूछिए ना दूसरे स्टूडेंट से, वो बोलेंगे कि मेरे लिए बहुत हार्ड प्रश्न था। तो ये नहीं कहना, एग्जाम देकर आइए तो ये कहिए कि हाँ अच्छा बनाए हैं, प्रश्न अच्छा लेवल का था, हम सब पढ़े हुए थे, सिलेबस मेरा कंप्लीट था, अच्छे से पढ़े थे, तो हमने अच्छा किया। अब ऐसा मत करने लगिए कि प्रश्न बहुत आसान था। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, उपयुक्त सभी, तो सभी आपके हो जाएंगे। क्लियर? 12 नंबर को देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? तो कौन जो थे वो मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित करते कि किन्होंने किया था? बिल्कुल आप लोग को मजा आएगा जब आप एग्जाम देकर आइएगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो आप उस दिन बहुत खुश होइएगा। सबसे ज्यादा आपको मजा तो आएगा हिस्ट्री वाले दिन, और ज्योग्राफी वाले दिन भी आप लोग बहुत एक्साइटेड रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। इतना मैं कह देता हूँ, आप लोगों ने जितना ऑब्जेक्टिव करा है ना, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। हाँ बात आती है सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में भी कुछ प्रश्न मैंने करा दिए हैं, बाकी कुछ करा दूंगा। हाँ पढ़ने के बाद सब आसान होता है। तो निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर सी याद रखना है, डॉक्टर महबूब हक। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि कमेंट में कुछ और लिख रहा है, सारे लोगों का वही जवाब आ रहा है। 13 नंबर देखेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो सबसे उच्चतम पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब, हाँ पाकिस्तान के थे। उच्चतम कोटि वाला आपका कौन है? तो याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में सबसे उच्चतम कोटि का आपके 13 का हो जाएगा ऑप्शन है नॉर्वे। नॉर्वे याद रखना है दोस्त। 14 नंबर, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन, सिंपल है। अगला देखिएगा, सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ में भैया? डेनमार्क में। मजा आया? अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? रबर, राई, मक्का, गेहूं। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, रोपण फसल तो रबर हो गया, राई, गेहूं, मक्का ये सब आपके गहन और मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। 7 नंबर है, 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि मतलब हो गया आदिम निर्वाह कृषि हो गया, आरोपण कृषि, इसी को कर्तन दहन को ही कहते हैं स्लैश एंड बर्न अंग्रेजी में, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, लदांग कहते हैं, ये सब याद रखिएगा, इसी का नाम है। 18 नंबर है मित्र, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ प्रगलन जो है वो आपका द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। खेती, आखेट, व्यापार ये सब तो आपके प्राथमिक के अंतर्गत आ जाते हैं ना। देखिए ऐसा कोई मतलब ऐसे हमें कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं जो कि आंसर गलत लगा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आपने तैयारी अच्छा कर रखा है। बस अपने आप को बूस्ट कीजिए, जितना हो सके अपने मॉडल सेट खरीदा। कितने लोगों ने मॉडल सेट खरीदा है जी अभी लिखिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक अभी मॉडल सेट कुछ खरीदा ही नहीं है। तो मुझे बहुत सुनकर एक अजीब सा लगा कि एग्जामिनेशन है और लोग इतने भी सेंसिटिव नहीं है। आप लोगों ने मॉडल सेट खरीदा होगा ना? 17 का आंसर क्या होगा? किसी ने लिखा है 17 का कौन सा प्रश्न था? 17 का आंसर आदिम निर्वाह कृषि हो जाएगा दोस्त। कर्तन धन कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब पुराने जमाने का था, क्या करते थे लोग? खेती करके उसको जला देते थे, ठीक है, याद रखिए। यह तो प्रश्न हो गया हमारा। देखिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग आपका कौन सा हो जाएगा? जूट उद्योग है क्या? हाँ जूट उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि चमड़ा, सीमेंट, लोहा आपको पता है, सिंपल सा इजी समझते हैं। आप लोगों ने खरीदा है ना? मैंने खरीदा। तो खरीदे हैं तो उसको क्या कीजिएगा, रात जब हो जाए, जब रात्रि में चारों तरफ सन्नाटा हो, किसी की आवाज ना आपके रूम में आ रही हो और ऐसा लगे कि मैं केवल अकेला ही जागा हुआ हूं, उस टाइम आपको क्या करना है, आराम से मॉडल सेट को खोलना है, पेन को उठाना है और धीरे धीरे से कॉपी को ओपन करके और बड़े मजे से लिखना है, आंसर को बनाना है और फिर बाद में उसे मिलाना है, देखना है कितना सही किए। अगर आपने उसमें से 70 में से 60 सही किया, 65 सही किया, उसी टाइम आपको पानी पीकर पार्टी का जश्न मनाना है एक तरह से, ठीक है। अगला हमारा 20 नंबर देखिए, रियल बात बोले हैं, बस पानी वाला मजाक में बोले हैं। 20 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग आपका ऑप्शन ही हो जाएगा कागज उद्योग, आपका वन आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर सर? 12 का आंसर क्या होगा? बार बार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से पढ़िए, मैंने तो सबका आंसर बताया ना। निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है?
पंचम क्रियाकलाप कौन सा है? खेती, आखेट, व्यापार या बाह्य स्रोतन? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो 22 का याद रखना है आप लोगों को, ऑप्शन डी बाह्य स्रोतन। आप लोगों को लगता होगा ना, अरे अभी तो मैं पूरा रात ही जगा रह जाता हूँ, बस आप लोगों को लग रहा है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ आएंगे वीडियो। 23 है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ में है? तो रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व आपका याद रखिएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और हाँ दोस्तों, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, शॉर्ट के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जब देखने जाइएगा, खुद मैं बताता हूँ अपनी बात, एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिएगा। रात्रि का समय था, मैं खाना वाना खाकर अपने रूम में आया, ठीक है, और मैंने सोचा कि आज मैं 15-16 प्रश्न स्टूडेंट के लिए सेट कर डालूंगा। प्लस में मेरा मैथ का होमवर्क था मेरे कॉलेज का, उसे भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले उसको निपटा लेंगे और उसके बाद बना लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं वीडियो आया यूट्यूब पे, शॉर्ट्स मैंने स्क्रॉल करते गया, स्क्रॉल देखे समय तो 1 बज गया रात की, उसके बाद सो गए। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग कभी भी शॉर्ट्स के चक्कर में ना पड़े। अभी के टाइम में आप लोग केवल जो टाइम है उसी को मैनेज करें। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। और 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर इंग्लिश में क्या पढ़कर अच्छा नंबर लाया जाए? मैटर ये करता है, मैं आपको बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट मतलब मैं उस तरीके से आपको अभी समझाने वाला हूँ, समझिए ना कि मैंने कुछ भी अभी तक इंग्लिश में ना पढ़ा है, ठीक है। मैं अपना जस्ट एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, कैसे करना है इसकी तैयारी। तो सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए, इससे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन 3-4 इससे का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। समरी जो आपके पिछले साल में पूछे गए उन समरी का प्रैक्टिस कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अभी के टाइम में अपनी स्टोरी, बुक के स्टोरी पर फोकस अब मत कीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, उसका रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपको अब बुक के स्टोरी के चक्कर में, केवल राइटर के चक्कर में पढ़ें, केवल राइटर से मतलब रखें और उसके स्टोरी को ना पढ़ें दोस्तों। और ध्यान पूर्वक आप स्टोरी को नहीं पढ़िएगा, राइटर को पढ़िएगा, और ग्रामर वाले पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, मेरा नहीं किसी और का भी, मतलब अनेक लोग पढ़ाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए टेंस कंप्लीट है, टेंस कमजोर है, तो टेंस ट्रिक करके सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। आप प्रीपोजिशन आपका दिक्कत है तो प्रीपोजिशन का हालांकि उतना कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन प्रीपोजिशन में अगर आपका है तो हाँ, बिहार बोर्ड, बेसिकली आपके बोर्ड की बात करें जो 12th बोर्ड होते हैं, तो उसमें आपके बहुत प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, इन आता है, आउट आता है। मैंने लिखा भी था, मुझे कमेंट्स आए थे प्रीपोजिशन के वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने उसको छाटा भी है, बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। रेशम अफरोज। तो 25 नंबर आपका है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो यहाँ पर एथेंस आप लोगों ने करा होगा। अगला देखिएगा 26 नंबर, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो लेनिनग्राद आपका हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक पतन है मित्र। और 27 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में आपका हो गया। 28 नंबर को हम लोग देखेंगे, ये भी प्रश्न के लिए चैनल टनल जोड़ता है, तो पेरिस को लंदन से ही जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो दक्षिण अफ्रीका देशों में वेनेजुएला आपको याद होगा, तो आप लोग वेनेजुएला सिंपली अच्छे तरीके से वेनेजुएला को टिक करेंगे। और 30 नंबर कहता है लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन, जिसे लाया के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका माउंट वीडियो हो जाएगा, माउंट वीडियो याद रखना है। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 नंबर, कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया आपका ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राथमिक निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? प्राथमिक। मैं कहता हूं जितने लोग हमारे चैनल जुड़े हुए हैं अभी, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप एग्जामिनेशन में जाइए तो कभी भी चीट मत कीजिए। आप अपने इतना तैयारी करके जाइए ना, टिक करें, चीट करें, टिक करें, दिखाना भी नहीं है। बत्तीस नंबर आपका लगता है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियोस की संख्या अपलोड कम करी है, तो इससे मेरा भी लॉस ही है। आपको पता है यूट्यूब का फंडा यही है दोस्त कि जितना ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे आप उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। लेकिन मैंने वीडियोस कम अपलोड करा है, क्यों? आपके ऊपर देखिए ज़्यादा बर्डन भी नहीं, आप चाहें तो मेरी सारे वीडियोज़ को रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको उतने में से सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ठगने का कार्य कर रहा हूँ या कुछ, क्योंकि अरे यार इतना आइडिया है, आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आपका मॉडल सेट का कोई प्रश्न छूट थोड़ी रहा होगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। है ये नहीं है पीटर्सबर्ग, मुझे याद था, अभी मैंने कुछ देर पहले सेट किए से एक सोल्व किया था, आप ही रोका था, तो जमशेदपुर था उसमें। 33 तो जमशेदपुर भी आता तो उसको टिक कर देना।
निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? कभी भी दिखाना नहीं चाहिए किसी को, मत दिखाइएगा अदीस अबाबा, नहीं तो उसका नंबर आपसे ज्यादा आ जाएगा और आपको पता है कि आपके बगल में आपके कॉलेज के मित्र बैठे रहेंगे। 34 नंबर आपका है, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो 34 का याद रखिए ऑप्शन है आपका सिंगापुर, 34 का ऑप्शन है सिंगापुर। और दोस्त 35 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, मतलब नया बसाया हुआ नगर। तो बड़ा है, मॉडल सेट आपने सोल्व करा है तो याद होगा। भाषा, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है मित्रों? चीनी तिब्बती का 0.85%, तो चीनी तिब्बती को आप लोग लगाएंगे। 37 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 37 का ये हो गया। और 38 नंबर आपका प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 38 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सीधा साधा बिहार में आ जाइएगा, क्योंकि बिहार में लड़ाई अगर होगा तो देखिएगा भाला गनासा लेकर बहुत ज्यादा लोग जुट जाएंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की कोई कमी नहीं है, सो ध्यान देना होगा। हाँ, होम साइंस मैंने लिखा तो कि होम साइंस की वीडियोज आपकी कल सुबह से आएगी, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं बताता हूँ, देखिए मेरे से जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। हिंदी इंग्लिश, जरा हिंदी इंग्लिश में तो उतना नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट भी नहीं डाला है, सो उतना नहीं कहूँगा। बोलेंगे कि हिंदी इंग्लिश आप थोड़ा जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ कर लेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जैसे हो गए या कुछ गेस्ट टाइप होंगे वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने अच्छे से इंग्लिश हिंदी को ट्रीट नहीं किया अपने चैनल पर, ना तो आपको वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना ही कुछ। लेकिन हाँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, होम साइंस का करा दूंगा। होम साइंस, ये सब सारे सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं पे विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जितना पढ़ा है उतना इनफ है। तो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, थोड़ा हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा जोर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़ाना वाजिब समझा था, लेकिन अगले साल से देखूंगा। देखिए 40 नंबर, हिंदी सबका ठीक होता है, हिंदी सबका ठीक होता है, इंग्लिश भी सबका ठीक होता है, और नहीं भी पढ़ता है स्टूडेंट लास्ट टाइम में हिंदी इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग करके आता है, गर्दा गर्दा कर देता है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं जी? महाराष्ट्र में, याद है ना, महाराष्ट्र का मुंबई। 41 नंबर, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो 41 का ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय। और सिंपल सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए एग्जामिनेशन के दिन कोई भी कितना कुछ, क्योंकि देखिए उस दिन स्टूडेंट क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। तो जितने अभी जुड़े हुए हैं दोस्त, उन लोगों से बताता हूँ, आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के दिन कोई भी कुछ लिखे कि वायरल हुआ या हुआ कुछ हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं। भी कुछ होता है तो आपको पता चल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और वीडियोस आपको उतना ज़्यादा टेंशन में मत लीजिएगा, उतना प्रेशर में मत पड़िएगा। आपने जो पढ़ा है बस उसका रिवाइज करके शांति दिमाग से जाइएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते गए रास्ते में ये सब करते गए, वो आपके लिए सही नहीं है। 42 नंबर आपका है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो 42 का ऑप्शन डी कर लेंगे, केरल आपका दोस्त। और 43 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो जहां के लोग लक्ष्य को साधते हैं वहां के लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 44 नंबर आपने देखा होगा दोस्त, कितना ज़्यादा, अब यूट्यूब पे मैंने एक वर्ड सर्च मारा ना, ज्योग्राफी वायरल क्वेश्चन, इतना ज़्यादा वीडियोज आया ना, हजारों हजार वीडियोज आए। या एक वीडियो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चलता भी है, ट्रेंड में भी रहता है। मैं आपको बता दूँ कैसे पढ़ें, कितने पढ़ के अच्छा नंबर लाएं। अरे सिंपल सा बात है, पढ़ाई पर क्या ध्यान देना है, कैसे पढ़ें क्या, आपको सिंपल सी बात है, सिलेबस पे आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर लेता है, उसको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं होती है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई टॉपिक को पढ़ लिया कीजिए, वो तो एग्जामिनेशन टाइम होता है, तो ऐसे इन सभी चक्कर पे नहीं रहना चाहिए। बट क्या किया जाए, आप लोगों का दिल दिमाग नहीं मानता होगा। 44 निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो याद रखना है आपका नदी तट पर अवस्थित आपका आगरा, आपका कोलकाता। और ऑप्शंस को देख लेते हैं जरा, पटना और भोपाल। तो भोपाल आपके सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा 45, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? खनन नगर आपका कौन है दोस्त? खनन नगर आपका कौन है? राजा कुमार। चलिए राजा आंसर बताइए, बार बार एक ही बात को लिख रहे हैं। चलिए थैंक यू, आप आंसर बताइए। मनीषा श्रॉफ जी भोपाल बताए हैं। निम्नलिखित में खनन नगर यानी कि जो माइनिंग टाउन किसे नाम से किसे नहीं जाना जाता है, तो आपका खनन नगर है पूछा ना, तो सिंगरौली हो जाएगा। क्लियर? हाँ लाइक कर दिए सर, बट नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है सुल्ताना जी, थोड़ा देख लीजिएगा, आपके पास नेटवर्क का इशू ज़्यादा है।
46 नंबर हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से। 47 से निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 47 का याद रखिएगा, रेशेदार फसल में आपका ऑप्शन सी कॉफी जो होता है रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? चाय उत्पादक राज्य आपका कौन है? राजस्थान चाय उत्पादक नहीं है। कौन खाद्यान्न है निम्नलिखित में, कौन खाद्यान्न है जिसे हम लोग खा सकते हैं? तो मे भी मुझे लगता है कि मैं कॉफी को खा सकता हूं। आप लोगों को क्या लगता है, खा सकते हैं आप लोग? तो याद रखिएगा आज क्या रोस्ट करना है, तो सभी लोग का आंसर एकदम गरागट सही आ रहा है। मक्का सही है, मक्का लाएंगे जब अपने से प्रश्न सेट करेंगे ना। सुबह एक क्लास लाते हैं, रुकिए एक ऐसा जिसमें रोस्ट किया जाएगा। 50 नंबर आपका है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि सर NH7 या कुछ, तो वही नाम है, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है आपको क्या, ऑप्शन बी। 52 नंबर आपका प्रश्न है जल है, तो जल क्या है दोस्तों? तो जल आपका एक नवीकरणीय साधन है, आप यहां पे लगा सकते हैं जल है क्या, तो इनमें से कोई नहीं, नवीकरणीय साधन है ना। 53 नंबर है केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो वायु संरक्षण, जल संरक्षण, तो बिल्कुल दोनों हो जाएगा, सी और ए और बी दोनों। और कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आपका जो हो जाता है, अनवीकरणीय करने का मतलब नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आपका 54 का आप लोगों ने 54 का क्या करा है? तो ऑप्शन है, ठीक है याद रखिए, तापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी लोग लगा रहे हैं, देखिए सोया सौर ऊर्जा नहीं, तापीय ऊर्जा लगाइए ना, नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है। तापीय ऊर्जा दो तरह से पैदा किए जा सकते हैं। 55 आप लोग देखेंगे, 55 नंबर सबरा परवीन, कितने लोग नए लोग हैं देखते हैं। ठीक है, ठीक है तनिषा कश्यप, आपकी बात डन हो गई, आपकी बात डन है, ठीक है डन है आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने डन करा। अब आपने क्या लिखा मुझे पता है, सर सुबह में 6 बजे क्लास लीजिए, डन करा। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, बिल्कुल वादा, डन। 55 नंबर आपका प्रश्न है, देखिएगा ऑप्शन है उड़ीसा में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? सब्जेक्टिव का किया जाएगा, सुबह में 6 बजे सब्जेक्टिव का हम लोग करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न हमारा रखिएगा 57 नंबर की खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खेतरी तांबा क्षेत्र आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में, सही ना जी। खेतरी तांबा क्षेत्र राजस्थान में तो है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ में? तो मुझे ही पता है, झारखंड में। अच्छा सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक याद रखिएगा, झारखंड मैंने बोला। नेहा कुमारी ने 58 का सी बोला है, वेरी गुड। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा 60 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र आपके स्थित है असम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग फास्ट कर लीजिए क्योंकि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। जरा सा आप लोग फास्ट कर लीजिए क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब करा गया? तो 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी याद रखना है, 1991 ईस्वी में। और 62 नंबर आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक आपका बाजार, पूंजी, ऊर्जा सब हो जाता है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 63 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1911 में इलाहाबाद, मैंने बताया था इलाहाबाद से नैनी में वायु परिवहन। और रेल परिवहन आपका कब? तो रेल परिवहन याद रखना है 1853 में भारत में। निम्नलिखित में कौन में पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर। और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 65, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो 65 का याद रखिएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। 66 नंबर, तूतीकोरन पत्तन स्थित है कहाँ में? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। और अगला प्रश्न आपका है अम्ल वर्षा का कारण है, तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है और अम्ल वर्षा के कारण जल प्रदूषण होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, अम्ल वर्षा का कारण पूछ रहा है, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण, लेकिन अम्ल वर्षा के कारण कौन सा रोग होता है, प्रदूषण होता है? तो प्रदूषण, ध्यान देंगे। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी था? तो चीन।
और 69 नंबर ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा फटाफट से, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो देखो कौन आया, अरे कौन आया भाई, देखो देखो भेड़िया आया नहीं। अंकित पांडे जी, राम किंदर, तनिषा कश्यप, सावन, हमको भी नोटिफिकेशन भेज दीजिएगा सर। हाँ भेज देते हैं सभी को। प्रिंसेस परी जी, तो सुबह हम लोग 6 बजे ज्योग्राफी का ही सब्जेक्टिव करें। आप लोग बताइए सुबह में 6 बजे हम लोग किसका ऑब्जेक्टिव कर लें, ज्योग्राफी का कर लें, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव करें। आप ही लोग बताइएगा जैसा होगा। आपकी बातों को सर्वमान्य विदित किया जाएगा। सब सब्जेक्टिव का वीडियो दीजिएगा। हाँ यस सर, ठीक है। तो 70 का आप लोगों ने लगा दिया है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है प्रवास के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए जरा हमें कि 70 में 70 कितने लोगों का सही हुआ है। एक जरा सा ये छोटी सी तो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और छोटी सी तो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए 70 में 70 कितने लोगों ने सही करा है। बिल्कुल 70 में 70 कितने लोगों ने सही करा है ये बताइएगा। तनिषा कश्यप 2 गलत कैसे हो गया, जबकि ऑलरेडी ये प्रश्न कराया गया था, यानी आप याद ही नहीं करते हो। क्रेजी हुआ है, थैंक यू। एजुकेशन क्लब आप भी गलत हैं, क्योंकि 8 नहीं होना चाहिए भाई। नवीन जी आपका 2 गलत कैसे हो जा रहा है। 70 लाइए अब कम से कम। अब कहा जाता है जब एग्जामिनेशन नजदीक हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग 70 में 70 नहीं कर रहे हैं। क्रेजी बॉय सही है। रोहित कुमार ने बहुत अच्छा करा है। आईपीएस लवर ने 70/70, वेरी गुड। रोहित कुमार 70 60 किए, नहीं रोहित ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुड्डी कुमारी 54, नहीं जी गुड्डी 54 नहीं होना चाहिए। आप गुड पर डे क्लास करती है, फिर भी आपको 54 सही हो रहा है, ये अच्छी बातें नहीं है कम से कम। हाँ नेहा कुमारी का 1 रॉन्ग हुआ। नेहा कुमारी ऐसे भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इनका देखते हैं परफॉर्मेंस अच्छा रहता है कमेंट सेक्शन में भी, चैट सेक्शन में भी। CMD मोइन, चलिए वेरी गुड। बाबू सारे स्टडी। सुमन गुप्ता, मजा आया सुमन, वेरी गुड थैंक यू। सुमन गुप्ता का 70/70 और हर एक वीडियो को इन्होंने देखा है, क्योंकि जिस वीडियो को देखिए कमेंट इनके होंगे ही होंगे। हर वीडियो में इनका लास्ट में भी कमेंट्स रहता है, और ये मुझे सलाह भी देते हैं कि अब क्या क्या कराना चाहिए, इतने कम टाइम में कैसे कराना चाहिए, सारा चीज़ आता है। इन लोगों के कमेंट्स के अनुसार ही वर्क होता है। 65 MD नूर अख्तर का सही हुआ है। अर्चना कुमारी का 67 सही हुआ है। दीपक शिवानी का 69 सही हुआ है। चलिए दीपक 69 तक तो आप लोग सही है, लेकिन 65 69 से कम वाले जो है ना उनकी अच्छी तरह। कल जियो का ही लाइए ऑब्जेक्टिव, हाँ आ जाएगा। सर मॉर्निंग में ज्योग्राफी का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करा दीजिए, ठीक है ओके। कल जियो का ही लाइए ऑब्जेक्ट। कल तो सारे सब्जेक्ट का लगा दिया मैंने शेड्यूल, ऑलरेडी शेड्यूल लगा दिए हैं। हाँ 70/70 कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब नहीं 70/70 कीजिएगा तो कब कब कीजिएगा, समय अब आ गया आपके पास, तो 70/70 करने का कीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अच्छी लगी वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और हाँ मैंने शेड्यूल ऑलरेडी लगा दिया है, और हालांकि मैं टेलीग्राम पे आपको क्लासेस का पल पल का अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां से ज्वाइन रहिएगा, वहां से आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। क्लियर। हाँ सर ऐसा ही आएगा ना बोर्ड में, निश्चिंत रहिए। जब मैंने कहा कि ऐसा आएगा, आप जाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हैं मित्र, प्रीवियस ईयर देखिए, अगर इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई पढ़िए ना आप लोग। चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आराम से भी सोना नहीं है सभी को, सभी लोग को बनाना है, जितना हो सके जितना सेल्फ सॉल्व कीजिए आप लोग।